Hello friends and students, today we are going to start our fantastic session for the chapter 5 Judiciary for class 8th Civics. जुडिशरी मतलब क्या होता है? जुडिशरी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 जब पढ़ा था तो चैप्टर नंबर 1 में हमने बात करा था सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में. सेपरेशन ऑफ पावर में हमने बात करा था ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर होता है. हमने 5 फीचर पढ़े थे और उसमें से एक था सेपरेशन ऑफ पावर. उसमें हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को 3 ब्रांचेस में बांटा गया है. पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी. तो ये हमारा जुडिशरी चैप्टर स्टार्ट होता है. जुडिशरी मतलब द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट. कोर्ट को हम लोग जुडिशरी बोलते हैं. द रोल ऑफ द जुडिशरी हमारा पहला टॉपिक है इसमें. तो रोल ऑफ जुडिशरी क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी? जुडिशरी क्या करता है, कोर्ट क्या करती है? तो हम बात करें पहला उसका जो मेन फीचर हम लोग बात करें वो है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. पहला पॉइंट हम बात करेंगे, पहला पॉइंट है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. डिस्प्यूट रिजोल्यूशन किसके बीच में डिस्प्यूट रिजोल्व करते हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करते हैं? ये डिस्प्यूट रिजोल्व करते हैं. किसके बीच में? ये बिटवीन द पर्सन्स, दो पार्टीज के बीच में. सपोज करिए कि एक व्यक्ति है, पर्सन है, और पर्सन और दूसरे पर्सन के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है. एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की जमीन हड़प ली, जमीन पे कब्जा कर लिया, डिस्प्यूट हो गया. डिस्प्यूट हुआ, विवाद हुआ, प्रॉब्लम हुई, बहस हुई, उसको रिजॉल्व करना है, सुलझाना है. कहाँ जाएंगे? जुडिशरी जाएंगे. दो पर्सन के बीच में, स्टेट और पर्सन के बीच में. स्टेट और पर्सन के बीच में कभी मेरे और मेरे जिस स्टेट में मैं रहता हूँ या जहाँ पे मेरा देश है भारत, क्या उसके बीच में हो सकता है क्या? स्टेट को हम लोग यहाँ पे यूनियन भी कर देते हैं, एक ही साथ देख लेते हैं यूनियन. तो यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. तो यूनियन और स्टेट के खिलाफ अगर जाते हैं और पर्सन के बीच में लड़ाई होती है, तो जैसे क्रिमिनल केसेस जो होते हैं वो हमेशा स्टेट या यूनियन वर्सेस पर्सन होता है. जैसे अगर किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया तो मर्डरर का नाम यहाँ पे आएगा और जिस स्टेट में मर्डर किया है उसका नाम इधर आएगा. ठीक है. जैसे स्टेट ऑफ एमपी या स्टेट ऑफ महाराष्ट्र या दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट ऑफ हरियाणा, वो ऐसा कोई सी भी एक स्टेट का नाम आ जाएगा जहाँ पे वो क्राइम कमिट हुआ है और जिस व्यक्ति ने क्राइम किया उसका नाम आएगा. ये भी हो सकता है. दूसरा, हमने बात करी थी पहले चैप्टर में फंडामेंटल राइट्स की. 6 फंडामेंटल राइट में हमने बात करी थी 6th फंडामेंटल राइट की आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226. आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 वो हमको एक राइट देता है कि अगर हमारे 5 फंडामेंटल राइट किसी ने ब्रीच करे हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं. तो उस केस में भी तो हम लोग स्टेट के खिलाफ ही केस लड़ेंगे. फिर दो स्टेट्स के बीच में, तो वो स्टेट वर्सेस स्टेट हो जाएगा. जैसे स्टेट वर्सेस स्टेट के साथ सपोज करिए कि दो स्टेट्स के बीच में रिसोर्सेस को लेकर लड़ाई हो गई है. जैसे हम बात करें कावेरी रिवर को लेकर डिस्प्यूट था, तो कावेरी रिवर को लेकर कर्नाटका और तमिलनाडु में डिस्प्यूट था. वो दो स्टेट के बीच में आ गया कि पानी कैसा बांटना है. फिर हम बात करें यूनियन और स्टेट के बीच में, ऐसा कोई डिस्प्यूट हो गया है भारत सरकार और किसी स्टेट की सरकार. जैसे हम बात करें कि कोई ऐसा कानून लाया गया है या कोई ऐसा डिसीजन लिया गया है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है और स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि इससे हमारा रेवेन्यू का लॉस होगा, हमारी कमाई मारी जाएगी, तो वो स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर केस कर सकती है या दूसरे भी मैटर पे हो सकते हैं. तो ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का जो पहला काम है
वो करती है स्टेट जुडिशरी। किसी भी व्यक्ति को, चाहे पर्सन्स के बीच में हो, स्टेट और पर्सन के बीच में हो, दो स्टेट्स के बीच में हो, दो यूनियन या स्टेट के बीच में हो, वो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का काम कौन करेगी? जुडिशरी करती है, झगड़े सुलझाने का काम करती है। दूसरा हम बात करें जुडिशियल रिव्यू। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू अब क्या होता है, इसको हम थोड़ा ध्यान से समझें। हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि हमारी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट या ये सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट हो गई, अगर हम स्टेट लेवल पे बात करेंगे तो स्टेट लेजिस्लेचर होगा। सपोज करिए इन्होंने कोई एक्ट बनाया, एक्ट बनाने की प्रोसीजर हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। इन्होंने कोई एक्ट बनाया, एक्ट बनाकर उसको अप्लाई कर दिया। अगर वो पार्लियामेंट ने बनाया है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन कर देंगे नॉर्मल बेसिस पे, और स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है तो वो गवर्नर साइन कर देंगे। तो उन्होंने जो एक्ट बनाया, अब किसी व्यक्ति को ऐसा लगा कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? इफ वायलेट, वायलेट मतलब खंडन करना या उसका उल्लंघन करना, रूल तोड़ना, वायलेट दी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अगर वो पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई एक्ट बनाया और वो वायलेट कर रहा है, क्या वायलेट कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को, संविधान के किसी अनुच्छेद को, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल, संविधान के किसी आर्टिकल को, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल के खिलाफ जा रहा है वो। सपोज करिए कि उन्होंने एक एक्ट लेके आए जिससे हमारा फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है, फंडामेंटल राइट जो है वो उनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, तो फंडामेंटल राइट जो है उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। तो खत्म नहीं किया जा सकता है तो क्या आ जाएगा? वायलेट कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में हाई कोर्ट में भी जा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के केस में हाई कोर्ट में भी जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही वो केस जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगी। क्या देखेगी? कि वो जो एक्ट बना है वो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को वायलेट कर रहा है क्या? अगर वो वायलेट कर रहा होगा तो सपोज करिए उसमें एक लाइन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही है, तो वो लाइन जो होगी वो खत्म कर दी जाएगी, उसको काट दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल बेसिस पे हम समझ रहे हैं, उसको काट दिया जाएगा, स्ट्रक ऑफ कर दी जाएगी। ये मान लो कि वो लाइन उसमें लिखी ही नहीं है कानून में, वो एक्ट में जो बनाया है उसमें ये मान लो कि आप वो लाइन लिखी हुई ही नहीं थी, ये सुप्रीम कोर्ट बोल देगा। या फिर अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्ट है वो पूरा का पूरा ही गलत है, पूरा का पूरा ही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को वायलेट कर रहा है, तो उसको क्या कर देंगे? पूरे एक्ट को ही सुप्रीम कोर्ट खत्म करवा देंगे। ठीक है, ऐसा मान लो कि उनने पास ही नहीं किया, वो उस कंडीशन पे लाके रख देंगे। और ये तो हो गया कि वायलेट कर रहा था। अब मान लो वायलेट नहीं कर रहा, तो क्या करेगा? वो बोलेगा कि नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म कर रहा हो या वायलेट कर रहा हो, या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी बेसिक प्रोविजन को खत्म कर रहा हो या उसको वायलेट कर रहा हो, ऐसा इसमें नहीं है। ये जो देखने की प्रोसीजर है कि जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है या स्टेट लेजिस्लेचर ने कानून बनाया है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रहा है? अब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। रिव्यू मतलब उसको वापस से देखना, तो जुडिशियल मतलब जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस चीज को रिव्यू करेंगे कि कहीं जो एक्ट बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं है। क्लियर? तो ये जुडिशियल रिव्यू होगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा जुडिशियल रिव्यू क्या हो रहा है।
ना अब हम बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू के बाद में। अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट, अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट, अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट। अब ये तो सिंपल ही है, एनफोर्सिंग अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट। अगर हमने जो आर्टिकल 32 पढ़ा था, आर्टिकल 32 और या फिर हम बात कर लें आर्टिकल 226, इसमें सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और इसमें हाई कोर्ट में जाते हैं। तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन या कोई प्रोविज़न है जो कि हमारे किसी फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा है, तो वो अपहोल्डिंग द लॉ हो जाएगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कर दिया जाएगा। मतलब जो कोर्ट है वो हमारे फंडामेंटल राइट की गार्जियन बैठी है। डन। चलिए अब हम लोग यहाँ पे 2 केसेस डिस्कस करेंगे। ये होपफुली आपको पॉइंट तीनों समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के या जुडिशरी के क्या क्या काम होते हैं, वो क्या क्या काम करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। 1996 का एक केस है। पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996। Now, what is this? पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996 का केस है ये। क्या हुआ था इसमें? इस केस में ये था कि एक व्यक्ति था हकीम शेख नाम से, हकीम शेख नाम से। ये व्यक्ति एक एग्रीकल्चरल लेबर था, मतलब खेत में काम करता था। खेत में काम करने के दौरान उसको कुछ चोट लग गई। अब जब उसको चोट लगी तो वो हॉस्पिटल में इलाज करवाने गया। अब जब हॉस्पिटल में इलाज करवाने गया तो वो कई हॉस्पिटल्स में अपना एडमिट होने के लिए भटका, पर कोई भी उसको एडमिट करने को तैयार नहीं था। किसी ने बोला कि हमारे पास फ़िलहाल डॉक्टर नहीं है, हमारे डॉक्टर जो है वो अभी लंच पे गए हैं या छुट्टी पे गए हैं। किसी ने बोल दिया हमारे पास बेड खाली नहीं है और हम लोग बेड से ज़्यादा पेशेंट लेते नहीं हैं। उन्होंने ऐसा बोलते हुए लगभग 8 से 10 घंटे के लगभग का समय था, ये उन्होंने पास कर दिया। जब उसको चोट लगी उससे 8 से 10 घंटे पास हो गए, पर फिर भी उसको एडमिट नहीं किया गया। अब जब ये बात आई, उसका इलाज तो हो गया, पर ये बात केस पहुंची पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये केस लिया। जैसे अभी हमने देखा कि जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का काम करती है, ये देखिए एक समिति वर्सेस एक स्टेट का नाम है। तो उन्होंने 1996 में एक डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हर ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत हम लोग देख चुके हैं 6th क्लास में ग्राम पंचायत क्या होती है, तो उन्होंने बोला कि हर ग्राम पंचायत में एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर PHC, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, जिसको हम लोग प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी बोलते हैं, तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बनाए जाए, पहला। दूसरा उन्होंने बोला कि कोई भी हॉस्पिटल जो रहेगा, कोई भी हॉस्पिटल है वो चाहे सरकारी हो
या प्राइवेट हो, वो किसी भी पेशेंट को डिनाइड नहीं कर सकता है, किसी भी पेशेंट का इलाज करने से डिनाइड नहीं कर सकता है। तो हॉस्पिटल कांट डिनाइड, हॉस्पिटल्स को डिनाइड करने की परमिशन नहीं है पेशेंट्स को, ये बोला गया। और जो हकीम शेख था उसको कंपनसेशन दिया गया, जो उसको 8 से 10 घंटे भटकना पड़ा और उसको जो तकलीफ हुई उसके लिए उसको कंपनसेशन दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 21 में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। तो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू लाइफ के अंडर में राइट टू हेल्थ भी आती है। राइट टू लाइफ के अंदर, जीने के अंदर हमको इलाज करवाना और अच्छे स्वस्थ रहना, ये भी चीज़ आती है। तो आप किसी का, कोई भी हॉस्पिटल है वो डिनाइड नहीं कर सकती है किसी भी व्यक्ति का इलाज करने से, ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। चलिए अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी पे हम बात करें तो आप होपफुली आपको ऐसी चीज़ समझ में आ गई होगी। नाउ अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो एनसीईआरटी में है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी? इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स ऐसा कोर्ट जो कि इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट हो मतलब उसके ऊपर बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल के 2 ऑर्गन हैं, कौन कौन से ऑर्गन हैं? लेजिस्लेटिव और दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। ये 3 ऑर्गन है। हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को सेपरेशन ऑफ पावर में, लेजिस्लेटिव जिनका काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव जिनका काम है कानून को एग्जीक्यूट करवाना, लागू करवाना, और जुडिशरी अगर किसी ने उस कानून को वायलेट किया है तो सजा देना। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब होता है कि कोई भी लेजिस्लेटिव पावर, कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर या कोई सी दूसरी पावर मतलब जैसे कोई अमीर व्यक्ति है। हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सपोज करिए कि कोई व्यक्ति आपके घर में घुसता है और आपको बाहर निकाल देता है और आपके घर के ऊपर कब्जा कर लेता है। आप बाहर हैं, आपके घर में वो गुंडा आके बैठ गया है, वो बहुत पावरफुल व्यक्ति है, हो सकता है वो लेजिस्लेटिव बॉडी का एक मेंबर हो, वो सांसद हो, वो विधायक हो, या फिर हम बोलते हैं कि वो बहुत बड़ा ऑफिसर हो, या हम बोलते हैं कि वो उनका रिलेटिव हो या उनका पहचान का हो, या वो बहुत अमीर व्यक्ति हो, या वो कोई गुंडा हो। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसने आपके घर के ऊपर कब्जा कर लिया, और सपोज करिए कि वो बहुत अच्छे उसके पॉलिटिकल कनेक्शन है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में बहुत अच्छे कनेक्शन है, और जब जुडिशरी में किसी जज ने पूरा आपका ट्रायल सुना, देखा कि आपको कैसे घर से बाहर निकाल दिया गया और वो घर आपका है, आपकी ऑनरशिप का है, फिर भी आपको बाहर निकाल दिया गया, ये सब एक जज ने सुना, और जब वो फैसला देने की बारी आई तो किसी एग्जीक्यूटिव पावर ने या किसी लेजिस्लेटिव पावर ने उसका ट्रांसफ़र कर दिया, या उसको नौकरी से निकाल दिया, या उसको डरा दिया, उस जज को डरा दिया, तो वो आपके खिलाफ ही फैसला देगा, फिर वो आपके फेवर में तो फैसला दे नहीं पाएगा। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिपेंडेंट जुडिशरी का फीचर लेके आए। उनका कहना था कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों की पावर नहीं चलेगी जुडिशरी के ऊपर, जज के ऊपर किसी की पावर नहीं चलेगी। हमने देखा है कई बड़े व्यक्ति जो हैं, वीवीआईपी पर्सन्स जो हैं,
उनको भी अपनी लाइफ के कुछ टाइम जो है वो जेल में काटना पड़ा है। उन्हीं इंडिपेंडेंट जुडिशरी की ही हमको ये फीचर हमको देखने को मिलता है कि जिसमें कई पावरफुल पर्सन्स जो हैं, वो चाहे कोई साधु संत हों, चाहे वो किसी कम्युनिटी, किसी रिलीजन के से बिलोंग करते हो, या हम बोलते हैं कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हो, या वो कोई बहुत रिच और पावरफुल पर्सन हो, उसके बाद भी जजेस ने उनको विदाउट एनी फियर जेल में आराम करवाया है। तो ये जो फीचर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये बात करता है कि जजेस का ना तो अपॉइंटमेंट लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया जाएगा, ना ही उनका रिमूवल इनके द्वारा किया जाएगा। इवन एक जज अगर अपॉइंट हो चुका है तो उसका रिमूवल भी इतना आसान नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के जज की, तो उसको बोलते हैं इम्पीचमेंट। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं दिए हैं, बट जो हटाने के प्रोविज़न राष्ट्रपति पे लगते हैं वही माने जाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे भी लगेंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस पे। तो उसको इम्पीचमेंट बोला जाता है। वो इम्पीचमेंट बहुत लंबी प्रोसीजर होती है और एक साधारण प्रोसीजर नहीं है, वो पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव बॉडी के थ्रू वो कंडक्ट करवाई जाती है, और उसमें भी 2/3 वोटिंग चाहिए होती है, और बहुत सारे प्रोविजन जो हैं वो फॉलो करना होता है इवन एप्लीकेशन देने के लिए। तो जजेस का रिमूवल इतना आसान नहीं कर रखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसी फीचर को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अगर वो सामने वाले से नहीं डरेगा तो वो भले ही कोई भी व्यक्ति हो, वो गुंडा हो, वो लेजिस्लेटिव बॉडी का पर्सन हो, पावरफुल पर्सन हो, मिनिस्टर हो, एग्जीक्यूटिव बॉडी का हो, बहुत बड़ा ऑफिसर हो, उनका रिलेटिव हो, उनका फ्रेंड हो, या कोई भी हो, उसको अगर वो घर आपका है तो आपको इंडिपेंडेंट जुडिशरी के थ्रू वो फैसला आपके फेवर में आएगा। इसी फीचर को बोला जाता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया। इंडिया में कोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया। चलिए, तो सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल में अगर हम देखें तो 34 जजेस हैं, 34 जजेस हैं, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, और उसका फैसला हम बोल सकते हैं, हालांकि उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाने का ऑप्शन बचता है, पर कोर्ट के मामले में सबसे बड़ा कोर्ट है, और कोर्ट के मामले में सबसे बड़ा अंतिम फैसला जो होता है, लास्ट फाइनल डिसीजन, वो सुप्रीम कोर्ट का होता है। उसके अंडर में हाई कोर्ट्स आते हैं। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो हर स्टेट में होना चाहिए। संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए। पर जैसे हम बात करें, अभी जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में लेह लद्दाख में अपना कोई अभी हाई कोर्ट नहीं है। हालांकि जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख अब 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरी बन चुकी हैं, पर इतनी आसान नहीं होता है उस प्रोसीजर को करना, तो सभी दूर नहीं है। ठीक है, तो हाई कोर्ट होना चाहिए हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, पर फिलहाल ऐसा नहीं हो पाता है कई बार। चलिए, तो हाई कोर्ट जो होता है वो स्टेट लेवल पे होता है, ये एक ही है। ठीक है, ये हर स्टेट में होना चाहिए, लगभग 25 हैं अभी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, फिर आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, हर जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, और यहाँ पर जो फैसले होते हैं वो नॉर्मल उसी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड फैसले सुने जाते हैं। यहाँ अब हम ऐसा भी देख लें कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया होता है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला दिया होता है, तो उसको हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना ज़रूरी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना ज़रूरी होता है। तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है इंडिया में। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हर स्टेट में होना चाहिए, पर हर स्टेट में नहीं है फिलहाल।
ठीक है, ये हमारे हाई कोर्ट्स हैं, और देश में एक सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। चलिए, अच्छा, किसी हाई कोर्ट ने अगर कोई फैसला दिया है तो उस स्टेट की, सपोज करिए कि हम बात करें एमपी की, अगर एमपी हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया है तो वो एमपी में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स रहेंगी उन पर वो फैसला लागू होगा। एमपी से बाहर स्टेट पे वो फैसला लागू नहीं होगा, ठीक है। वो रेफर जरूर कर सकते हैं उसको पढ़ने के हिसाब से, कुछ नॉलेज के हिसाब से, पर वो फैसला वहाँ पर लागू नहीं होगा, वो उसी डिस्ट्रिक्ट तक, वो उसी स्टेट तक सीमित रहेगा। चलिए, तो ये हमने बात करी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर के बाद हम बात करते हैं एक और केस की, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण एंड अदर, 1985। चलिए, वापस से एक हमने अभी सिविल केस देखा था, अब हम एक देख रहे हैं क्रिमिनल केस। डाउरी डेथ से रिलेटेड केस है ये है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण एंड अदर्स। ये है 1985 का केस, 1985 का ये केस है। नाउ क्या है इसकी स्टोरी, ये समझते हैं हम लोग। एक लड़की थी विक्टिम। विक्टिम मतलब क्या होता है? विक्टिम मतलब जिसके खिलाफ क्राइम किया जाता है, जिसके साथ क्राइम किया जाता है उसको बोलते हैं विक्टिम। विक्टिम का नाम था इसमें सुधा। उसके ये हम बोल सकते हैं ये वाइफ थी। फिर लक्ष्मण जो एक्यूज्ड थे, एक्यूज मतलब जो आरोपी होता है, जिसके ऊपर आरोप होता है कि उसने ये गुनाह किया है, ये क्राइम किया है, उसको एक्यूज्ड बोला जाता है। जिसके साथ क्राइम होता है उसको विक्टिम कहा जाता है। तो एक्यूज्ड में था पहले तो लक्ष्मण, दूसरा था शकुंतला देवी, और शकुंतला देवी के बाद एक और पर्सन था जो इनका ब्रदर इन लॉ था, ये हस्बैंड था, हस्बैंड, और ये मदर इन लॉ थी, मदर इन लॉ, और सुभाष चंद्र मतलब लक्ष्मण का छोटा भाई था सुभाष चंद्र, वो था ब्रदर इन लॉ, जिसको देवर बोलते हैं हिंदी में। चलिए, अब स्टोरी ऐसी थी कि 1 दिसंबर 1980 के दिन, 1 दिसंबर 1980 के दिन रात के समय, शाम के समय से सुधा जो थी उसके चिल्लाने की आवाज़ आई। तो सुधा के चिल्लाने की आवाज़ आई तो उसके पड़ोसी जो थे वो घर से बाहर आके उन्होंने क्या देखा, 1 दिसंबर 1980 की रात के समय कि सुधा जो है उसकी साड़ी जली हुई है और वो चिल्ला रही है। उन्होंने, जो नेबर्स थे, जो पड़ोसी थे, उन्होंने उसको कंबल वगैरह लगा के और ब्लैंकेट वगैरह से उसको आग को बुझाया। तब सुधा ने उनको बोला कि उनके जो सास है, मदर इन लॉ है शकुंतला देवी, उन्होंने उसके ऊपर केरोसिन जो है वो पौर किया है, मतलब डाला है, केरोसिन डाला है, और लक्ष्मण ने, जो उसका हस्बैंड है, उसने उसमें आग लगाई है। ये बोला सुधा ने। वो बहुत बुरी तरीके से बर्न हो चुकी थी और 2 दिसंबर 1980 को, नेक्स्ट डे, उसकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई। अब क्यों ऐसा किया? जब ये बात आई सामने तो उनका कहना था
कि लक्ष्मण और सुधा को एक लड़का हुआ था। अब लड़का हुआ तो लक्ष्मण, उसकी सास और उसके जो इन-लॉज थे, उन्होंने एक स्कूटर और कुछ पैसे की डिमांड करी थी सुधा के घर वालों से, और वो नहीं मिलने पर उन्होंने सुधा को जला दिया। इस केस को हम बोलते हैं डाउरी डेथ। डाउरी मतलब होता है दहेज, डेथ। डाउरी डेथ के केस बोला जाता है इन केसेस को। डाउरी डेथ मतलब दहेज मांगने के लिए अगर किसी को जला दिया जाता है, किसी मतलब लड़की को, तो उन केसेस को डाउरी डेथ के केस बोलते हैं। अब ये केस जो था वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस गया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने लक्ष्मण, जो कि उसका हस्बैंड था सुधा का, शकुंतला देवी जो कि उसकी सास थी, और सुभाष चंद्र, इन तीनों को हम यहाँ लिख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या बोला? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोला कि तीनों को फांसी पे चढ़ा दो, डेथ सेंटेंस। क्या बोला उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने? कि जो सुधा को जिसने मारा है, उसका हस्बैंड लक्ष्मण, उसकी सास शकुंतला देवी और उसका देवर सुभाष चंद्र, उन तीनों को डेथ सेंटेंस दे दिया गया। किसके द्वारा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा। अब वापस से जैसे ही ये फैसला सुनाया गया तो 1983 को, अब ये 1983 को, नवंबर 1983, यहाँ लिख देता हूँ मैं, नवंबर 1983 को ये पहुँच गए हाई कोर्ट। कौन? तीनों जिनको एक्यूज्ड कर दिया गया था, जो एक्यूज थे, ये इस जो सेंटेंस दिया था उनको डेथ, उसके खिलाफ वो लोग अपील करने पहुंच गए। अपील करने, अपील मतलब क्या होता है? अपील मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। उन्होंने हाई कोर्ट में जाके ये रिक्वेस्ट करी कि नहीं, हमने नहीं करा है, ये तो सुधा जो थी वो स्टो के ऊपर, 1980s की बात है, ऑब्वियसली बात है, स्टो पे ही होगा, तो स्टो के ऊपर दूध गर्म कर रही थी, और वो मिल्क बर्निंग के समय, वो मिल्क हीटिंग के समय, उस समय उसका जो दुपट्टा था वो आ गया स्टोव में, और उसके कारण उसको आग लग गई और उसकी डेथ हो गई। हमने कुछ नहीं किया है, ऐसा उन्होंने अपील किया हाई कोर्ट में नवंबर 1983 में। नवंबर 1983 में जब उनको अपील किया तो हाई कोर्ट ने फैसला दिया एक्विटल का। हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया? एक्विटल। एक्विटल मतलब बाइज्जत बरी हो जाना। हाई कोर्ट को लगा कि हाँ, ये हो सकता है कि वो दूध गर्म कर रही हो, उस समय उसको ये आग वगैरह लग गई हो, और इसलिए उन्होंने उसको एक्विटल कर दिया। अब जब उसको एक्विटल कर दिया तो 1985 में वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं 1985 में। 1985 में अब कौन पहुंचा? ये पहली बार में तो विक्टिम की तरफ से गए थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर ये लोग एक्यूज्ड थे, अब ये लोग हाई कोर्ट गए तो फैसला इनके हक में आ गया। अब फैसला इनके हक में आया, इनको बाइज्जत बरी कर दिया, एक्विटल दे दिया, तो वापस से सुधा की तरफ से, सुधा की तरफ से कौन लड़ेगा? स्टेट। जब कोई डिसीज्ड होता है, या ये हम बोलते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ कोई क्राइम हुआ हो, क्रिमिनल ऑफेंस अगर हुआ हो, तो उसका विक्टिम की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट पूरा पैसा देती है, वकील करवाती है और वही केस लड़ती है। विक्टिम को नहीं लड़ना होता है क्रिमिनल केसेस में। तो 1985 में ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से बिल्कुल अलग फैसला दिया। उसने कहा कि लक्ष्मण और शकुंतला देवी जो हैं, मतलब सुधा का हस्बैंड लक्ष्मण और सुधा की मदर इन लॉ शकुंतला देवी, इनको दिया जाता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इम्प्रिजनमेंट
फॉर लाइफ, मतलब उम्र कैद, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया जाता है। और उसके ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है और सबूत की कमी के कारण उसको एक्विटल किया जाता है। मतलब इन दो को उन्होंने उम्र कैद दे दी और सुभाष चंद्र जो ब्रदर इन लॉ था, देवर था, उसको उन्होंने बाइज्जत बरी कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। चलिए, ये भी हमारा इसमें हो गया। अब हम इसमें कुछ वर्ड्स हैं उसको हम लोग को समझना है। क्या क्या समझना है? अपील, अपील तो हमने देख लिया। अपील मतलब जब किसी कोर्ट के द्वारा, जैसे हम बात करें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसला किसके खिलाफ आया था? फैसला खिलाफ आया था एक्यूज्ड के खिलाफ। तो एक्यूज्ड का कहना था कि नहीं, हमारी कोई गलती नहीं है। तो एक्यूज्ड जिसके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वापस ध्यान से सुनना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिसके खिलाफ फैसला आएगा वो जाके अपील करता है। अपील मतलब रिक्वेस्ट करता है, एप्लीकेशन देता है हाई कोर्ट में कि मेरे खिलाफ गलत फैसला दिया गया है और उसको आप चेंज करिए, मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, आप उसको चेंज करिए। यही सेम अपील होती है सुप्रीम कोर्ट में भी। ठीक है, ये भी अपन ने देख लिया। फिर अपन ने देखा एक्विटल। एक्विटल मतलब क्या होता है? एक्विटल मतलब बाइज्जत बरी करना, मतलब सामने वाला जो है व्यक्ति, जो एक्यूज्ड है, उसके ऊपर से जितने भी दोष हैं वो सब हटा देना और उसके बाद उसको बाइज्जत बरी कर देना। चलिए, तो ये केस होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। डाउरी डेथ का केस है ये। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट में क्या अंतर है, या क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस में क्या अंतर है, ये हमको देखना है। चलिए, तो क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में क्या डिफरेंस है? क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। नाउ क्रिमिनल लॉ जो होता है, क्रिमिनल लॉ ऐसे ऑफेंस के लिए होता है जो कि, जैसे अपन बात करें, जो कि सीरियस ऑफेंसेस होते हैं जिसमें व्यक्ति को सजा दिलवाई जा सके। जैसे अपन बात करें मर्डर, अभी अपन ने बात करा डाउरी डेथ, वो क्राइम में, क्रिमिनल में आएगा। डाउरी डेथ। फिर अपन बात करें थीफ, थेफ्ट, थेफ्ट के केस, चोरी के केस, ये सब, डकैती के केस, रॉबरी के केस, मर्डर के केस, ये सब काय में आ जाएंगे? क्रिमिनल लॉ के अंडर में। इस टाइप के केसेस जब होंगे वो आ जाएंगे। इसमें क्या होगा? जैसे सपोज करिए रेंट से रिलेटेड कुछ दिक्कत आ गई, मकान मालिक और किराएदार, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में किसी रेंट की अमाउंट को लेकर कोई डिस्प्यूट हो गया, या जब परचेस ऑफ लैंड कर रहे थे, परचेस ऑफ लैंड में कोई डिस्प्यूट आ गया, जब ज़मीन खरीद रहे थे उसी समय जो परचेसर था और जो सेलर था, उन दोनों में कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया, तो कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया है तो वो काय में आ जाएगा? इससे। नॉर्मली जो सिविल लॉ में आता है, सिविल लॉ में ऐसे केसेस आते हैं जिसमें माराकुटी नहीं हुई है, हम ये समझ सकते हैं। यहाँ पे माराकुटी हो जाती है या तो माराकुटी नहीं हुई है, ये अब सिंपल बेस पे। दूसरा हम बात करते हैं, यहाँ जो प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है उसमें पहले FIR होती है। FIR, FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? ये कई बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में भी। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के केस में क्रिमिनल लॉ में सबसे पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है पेटिशन, पेटिशन, पेटिशन लगती है। पेटिशन मतलब क्या होता है? पेटिशन मतलब होता है एप्लीकेशन। हमने अभी देखा था अपील मतलब भी एप्लीकेशन होता है। अपील हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई एप्लीकेशंस को बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर एप्लीकेशन लगेगी तो हम उसको पेटिशन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल फॉर्म है। चलिए आगे हम बात करते हैं क्रिमिनल लॉ में। क्रिमिनल लॉ में अगर व्यक्ति के ऊपर आरोप सिद्ध हो गया, ये पता चल गया कि हाँ ये जो एक्यूज्ड पर्सन है, जिसके ऊपर आरोप है, उसी ने क्राइम किया है, तो जेल की हवा खाना पड़ेगी।
जेल। इसमें क्या होगा, इसमें कंपनसेशन मिलेगा। कंपनसेशन, कंपनसेशन मतलब सपोज करिए वो रेंट की अमाउंट है, इसको हम ऐसा समझ लेते हैं मकान मालिक और किराएदार के रेंट को लेके डिस्प्यूट। मकान मालिक का कहना है कि मुझे 10,000 रुपये कम दिए गए, किराएदार का कहना है कि नहीं नहीं मेरे को तो बस जितने देना था उतने ही दिए मैंने। ये डिस्प्यूट होता है केस में, तो सिविल लॉ का केस है। इसके लिए मकान मालिक ने पिटीशन लगाई कि भैया मुझे 10,000 रुपये दिलवाओ। मकान मालिक जीत गया, उसको क्या मिल जाएगा, 10,000 रुपये जितने भी खर्चे हुए हैं वो सब, और उसका बैंक वगैरह वो सब, ये कंपनसेशन मिल जाएगा मकान मालिक को। चलिए अब हम वापस से बात करते हैं नेक्स्ट की, वो है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। हाँ, तो PIL जो था वो PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जस्टिस कृष्णन अय्यर ने 1980s में स्टार्ट किया था। महाराष्ट्र का एक हम लोग और एक इंसिडेंट देखते हैं, हमारी ही बुक से है, और केवल मैं एक स्टोरी सुना रहा हूँ उसमें। एक गांव में एक फैक्ट्री लगी हुई थी, जिस फैक्ट्री से कुछ जो केमिकल्स वगैरह थे वो एमिट होके और उस रिवर में जा रहे थे, जिस रिवर से वो गांव वाले पानी पीते थे। उस कारण से उनको पानी पीने में दिक्कतें आ रही थी, पानी उनको पीने का नहीं मिल पा रहा था, और उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का सहारा लिया। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू उनके जो प्रॉब्लम थी उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने सुना, और उसके बाद उन्होंने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, मतलब हम बात करें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, उन्होंने एक निर्देश दिया कि वहाँ जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए पानी की व्यवस्था करी जाए। और जब पानी की व्यवस्था करी गई तो और साथ ही साथ जो फैक्ट्री थी उसको भी वहाँ से हटवाया गया ताकि वो केमिकल्स वहाँ पे नहीं लगे। ये है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसके थ्रू पब्लिक एक्सेस कर सकती है जुडिशरी को। भले ही से हमारे साथ कोई क्राइम ना हुआ हो, पर अगर हमने आसपास देखा है कि हमारे समाज में, हमारी सिटी में आसपास हमारे साथ कुछ क्राइम हुआ है, तो भी हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन के थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस फाइल कर सकते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो उस मैटर पे सुनेगी और उस मैटर पर सुन के और हमारे लिए फैसला देगी। इसी के साथ हम बात करेंगे ओल्गा तेली के केस की। चलिए, एक बहुत ही लेजेंडरी केस है और एक कॉमन सा केस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, लाइवलीहुड से रिलेटेड। तो है ओल्गा तेलीस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ना, ओल्गा तेली वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक स्ट्रीट वेंडर्स का केस है। स्ट्रीट वेंडर्स का केस है। इट मीन्स जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, ठेला वगैरह चलाते हैं, उनके खिलाफ ये एक पेटिशन दायर करी गई कि ये 3 पॉइंट पे मेनली उसमें जो थे कि पहला पॉइंट था कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो जो फुटपाथ होते हैं, पेवर्स होते हैं, उसके ऊपर ये लोग अपनी दुकान लगा लेते हैं और पेवर्स पे लोगों को चलने को नहीं मिलता है, जिसके कारण वो सड़कों पे चलते हैं और ट्रैफिक की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, ये लोग ठेला लगा लेते हैं और ठेला लगा के और ऐसी सकरी गलियों में भी ये लोग ठेला ले जाते हैं जहाँ पे बाद में व्हीकल्स को निकलने में दिक्कतें होती है और उसके कारण ट्रैफिक जाम होता है। तीसरा कि ये जिस उसमें जहाँ पर लगाते हैं वहाँ से दुकान वाले जो हैं या जो रेसिडेंशियल एरिया है उनके लिए भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। ये ऐसे कुछ पॉइंट्स थे जिसमें एक केस किया गया, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और बोला गया कि स्ट्रीट वेंडर्स को किसी पर्टिकुलर एरिया अलॉट कर दिया जाए और पूरी जगह जाने से बैन कर दिया जाए और इनको बंद करवा दिया जाए। स्ट्रीट वेंडर्स ने अपने फेवर में बोला कि आप तो केवल ट्रैफिक से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए या आपके न चलने के कारण, पेवर्स को घेरने के कारण,
फुटपाथ को घेरने के कारण आप ये बात कर रहे हैं, पर हमारी तो लाइफ ही इस बिजनेस पे डिपेंड है। हमारे पास अगर दुकान होती तो फिर हम स्ट्रीट वेंडिंग क्यों करते हैं? हमारे पास दुकान के पैसे नहीं है, हमारे पास इतना ज़्यादा स्टॉक खरीदने के पैसे नहीं है, उसी के कारण तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सामान लाके और फुटपाथ पे ही अपनी दुकान लगा के और वहीं धूप में, बरसात में या ठंड में वहीं पर बैठ के और अपना सामान को बेचते हैं। उससे ही बोले हमारा परिवार जो है, 4-5 लोग जो भी है हमारे परिवार में, वो उसी से खाना खाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला दिया था कि ऐसा नहीं हो सकता है कि हम ट्रैफिक की प्रॉब्लम के कारण इन स्ट्रीट वेंडर्स के फंडामेंटल राइट, जो कि आर्टिकल 21 में दिया हुआ है, और वो क्या है? राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ। इस राइट टू लाइफ के अंतर्गत राइट टू ईटिंग भी तो है, राइट टू फूड भी तो है, खाने का अधिकार भी है, लाइवलीहुड का अधिकार भी है। तो इस राइट टू लाइफ को हम स्ट्रीट वेंडर से नहीं छीन सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया और कहा कि हम इसमें, ये 1985 का केस है, और उसमें उन्होंने कहा था कि नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, और ये चीज़ उनके आर्टिकल 21 मतलब फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगी। चलिए, तो हमने ये पूरा चैप्टर देखा है। इसी में एक्विट वर्ड भी हमने देखा। एक्विट वर्ड मतलब बाइज्जत बरी कर देना, अपील करना मतलब एप्लीकेशन देना, कंपनसेशन मतलब कुछ पैसे वगैरह मिलना, इविक्शन मतलब किसी को रिमूव कर देना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि घर में से आपको बाहर निकाल दिया, मतलब इविक्ट कर दिया है, ठीक है। फिर वायलेशन मतलब होता है किसी नियम को तोड़ना, खंडन करना, उसका उल्लंघन करना, ठीक है। तो होपफुली आपको ग्लॉसरी वगैरह और जितना भी हमने चैप्टर्स टॉपिक समझे वो सब आपको समझ में आए होंगे, और आपको ये वीडियोस भी पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, बीकेजी क्लासेस खरगोन। थैंक यू।